नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये सोरेसिस की वीडियो बेसिकली क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा भ्रम सा होता है मेरे हिसाब से सोचे तो, क्योंकि बहुत लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये फंगल इन्फेक्शन है या फिर सोरेसिस है। क्योंकि सोरेसिस और फंगल में बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखाई देती हैं बट नहीं होती। जैसे कि आपके सोरेसिस में आपको रिंग फॉर्म एक पर्टिकुलर ही नहीं मिलेगा जो फंगल में मिलता है। और सोरेसिस में क्या चीज़ें होती हैं कि आपकी स्किन के ऊपर सिल्वर 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 कलर की फ्लेक्स बनती हैं। क्या बनती हैं? फ्लेक्स। जब फ्लेक्स बनती हैं तो वो झड़ती भी हैं, और जब वो झड़ती हैं तो नीचे क्या मिलता है आपको? रेड रेड कलर की स्किन, और उसको बोल देते हैं इन्फ्लेमेटेड स्किन। ये थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करके बताता हूँ। फंगल इन्फेक्शन आपको खुजली करने से मज़ा देती है ना, बट सोरेसिस खुजली करने में मज़ा नहीं देती। इसके साथ फंगल में क्या होता है? रिंग फॉर्म होता है। सोरेसिस में रिंग फॉर्म नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। फंगल भी बढ़ता है बट वो रिंग रिंग फॉर्म में करेगा आपको, और वो ज़्यादातर आपकी ऐसे पॉइंट्स पे होता है जहाँ पर स्वेटिंग का एक्सपोजर ज़्यादा हो, जैसे कि आर्म्स पिट, थाइज़, इन जगह पे आपको ज़्यादा मिलेगा फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। इसके अलावा सोरेसिस आपको परेशान किस तरीके से करता है? इसके अलावा परेशान वो आपको इचिंग देता तो फंगल इन्फेक्शन भी इचिंग है, बट फंगल इन्फेक्शन में आपको खुजली करने में मज़ा आता है, आपको अच्छा लग रहा होता है, आपका मन करता करता रहूं, और उसके बाद आपको वहाँ पर छिलने वाली स्किन मिलती है, ना कि उस पर स्केली स्किन मिलती है। बट सोरेसिस में आपको इचिंग करने में मज़ा नहीं आता, आपकी स्किन जो है अपने आप ही ग्रे सिल्वर स्केली करके उसके ऊपर परत आ रही होती है। ये थोड़े 2-3 तरीके होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जाते हैं स्किन वालों के, बट वो आपको कभी कभार, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हर डॉक्टर चाहता है अपना पेशेंट ठीक होए, बट वो इतनी जल्दी उस पर समझ ही नहीं पाते कि वो सोरेसिस है। वो फंगल इन्फेक्शन समझ के आपको मेडिकेशन देना चालू कर देते हैं। जहाँ तक मेरे को लगता है वो शायद इतने पेशेंट नहीं देख पाए, मे बी, या मे बी उनको ऐसा समझ नहीं आया, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो बोलते हैं, कहते हैं कि इतने टाइम से मैं फंगल इन्फेक्शन का या ये वाली मेडिसिन मैं ले रहा था, इतने टाइम से एंटीबायोटिक खा रहा था, इतने टाइम से ये वाली ट्यूब लगा रहा था, आराम नहीं मिल रहा, बट वो महीना महीना 2-2 महीना वो सेम वही चीज़ लगवाते रहते हैं। तो जहाँ तक लगता है कि पेशेंट को वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो सोरेसिस है या फंगल इन्फेक्शन है। तो सोरेसिस को आपने थोड़ा सा समझ लो कि वो स्केली होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन माने कि सूजन होगी, और सूजन के साथ आपको पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं अलग अलग स्पॉट्स पे मिलेगा। वो कहीं पे भी हो सकता है, वो आपके यहाँ एल्बो के पास भी हो सकता है, आपके नीज़ के पास भी हो सकता है, आपके थाइस के इधर भी हो सकता है, या नीचे काफ मसल्स पे भी हो सकता है, या पूरी बॉडी पे छोटे 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 करके अलग 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 जगह पे भी हो सकता है, या एक पर्टिकुलरली एरिया पे, जैसे आपके स्कैल्प पे हो रहा है, स्कैल्प के ऊपर सोरेसिस हो रहा है, आपके हाथों पे इस वाले पोर्शन पे भी हो सकता है, आपके पैरों के नीचे वाले तलवे पे भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन नहीं मिलते, जैसे तलवों पे और आपके हाथ के पाम पे, इस जगह फंगल इन्फेक्शन नहीं मिलते, वहाँ पर सिर्फ सोरेसिस मिलता है। तो ये थोड़ा अलग होता है सोरेसिस एज कम्पेयर टू फंगल से। अब और बात करते हैं कि सोरेसिस में हम ट्रीट कैसे करते हैं। देखो, अगर आप सोरेसिस के पेशेंट हो या आप समझ लो कि वो फंगल है या सोरेसिस है, तो आज रात आप एक काम करना, आज रात आप सिर्फ उसको एक कॉटन में लेकर पानी को लेकर उसको सिर्फ थोड़ा सा वॉश करना। वॉश कैसे करोगे? उसको ऊपर से थोड़ा सा वॉश करना, और वॉश करने के बाद क्या करना है, आपने उसको हटा देना है। उसको थोड़ा सा वॉश करके हटाकर उसके ऊपर 2 चीज़ें अप्लाई करनी है, एक नारियल का तेल और उसके साथ कपूर मिला के, कपूर और नारियल के तेल को मिला के लगा लेना। सुबह तक आपको इचिंग नहीं हुई तो इट मीन्स वो सोरेसिस है, और आपको आराम भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा। सोरेसिस में अगर आप इचिंग रात के टाइम दिक्कत देर ले रहे हो, या रात के टाइम आपको खुजली महसूस हो रही है, तो इट मीन्स कि आपको सोरेसिस है। रात के टाइम वो इसलिए एक्टिव हो जाता है, सबसे पहली चीज़ समझते हैं क्यों हो जाता है एक्टिव। क्योंकि देखो, हम डे में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मतलब मान के चलो आपने खाना खाया,
आपने अलग अलग चीज़ें खाई, अब उसमें से कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स निकलते हैं। टॉक्सिन्स हमारी बॉडी पे कैसे बाहर निकलते हैं? 2-3 तरीके रास्ते होते हैं, या स्टूल, या आपका यूरिनेशन, या थर्ड स्वेटिंग। तो क्या होता है, स्वेटिंग में थोड़ी सी टॉक्सिकेशन होती है। जब टॉक्सिकेशन होती है आपके स्किन के सरफेस के ऊपर, तो वो रात के टाइम एक्टिव ज़्यादा हो जाती है। जब वो एक्टिव होती है तो वो आपको क्या करती है? खुजली। क्या देती है आपको? इचिंग। जब इचिंग देती है तो आप उसको क्या करो, उसको पहले वॉश कर लो, फिर उसके ऊपर कोई सा भी नारियल का ऑयल अप्लाई कर लो, तो आपको रात को इचिंग नहीं होगी। और ये होता क्यों है, समझ रहे हो? ये हुआ क्यों? देखो क्या होता है, हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है, क्योंकि आप अगर गूगल करते हो तो उसमें लिखा आता है कि सोरायसिस, विटिलिगो, ये सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है? बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता ये है कि आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम पहले से ही सेट है। इम्यून सिस्टम इसलिए सेट है, फौरन कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कोई आपकी बॉडी में जाए, कोई भी आपको कोई दिक्कत दे, तो आपकी बॉडी खुद ही उस पर अटैक करना चालू कर देती है। जब वो अटैक करना चालू करती है तो वो उसको मारने की कोशिश करती है। बट यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम खुद से ही फाइट करना चालू कर देता है। खुद से फाइट कैसे? कि उसको लगता है ये जो हमारी बॉडी है, इसकी ऊपर वाली जो ये जगह है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे लिए फॉरनर है। जब वो फॉरनर समझ के उसको मारना चालू कर देता है, उससे अटैक करना चालू कर देता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत दे देता है सोरायसिस। वहाँ पर आपको सूजन आएगी, फ्लेक्स निकलेंगे, सिल्वर फ्लेक्स निकलेंगे, उसके बाद आपको इचिंग देंगे। ये सारी चीज़ें सोरायसिस में आपको फेस करनी पड़ जाती है। अब यहाँ पर बचे कैसे? क्योंकि देखा जाए तो हम जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। जैसे अगर आप एलोपैथिक में जाते हो तो आपको 2-3 चीज़ें ज़रूर मिलती है। मेथोट्रेक्सेट ज़रूर मिलेगा आपको, इसके साथ फॉलिक एसिड दे देते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर मिलती है। इसके बाद अगर हम होम्योपैथिक में जाएँ तो उनकी एक मेडिसिन है सोरानियम, वो ज़रूर मिलती है। अगर हम आयुर्वेद में जाएँ तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं सोरायसिस को क्योर करने के लिए, और वो भी रूट कॉज से। क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल चीज़ें नहीं होती। आपको या समझ लीजिए कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, या इम्यून सिस्टम को कोई सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको जिंदा रखकर उसको समझाने की कोशिश करता है आयुर्वेद कि ये अपनी ही चीज़ है, अपना ही शरीर है। जब अपने शरीर को ही समझ लोगे कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम आप ही के शरीर को ठीक करने के लिए समझा रहा है कि आप ये चीज़ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये एक्चुअली आयुर्वेद करता है। इसमें मल्टीपल चीज़ें लग जाती हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आपने करना क्या है, कि सबसे पहली चीज़ डाइट को क्यों हम समझते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि आप कुछ भी इंटेक कर रहे हैं, चाहे आप सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, या आप स्पाइसी चीज़ें कर रहे हैं, या आप कोई सिट्रस चीज़ें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऑटो इम्यून, या समझ लीजिए आपके इम्यून सिस्टम को और एक्टिव कर देता है। जब वो और एक्टिव कर देता है तो वो आपको इचिंग भी देगा और साथ साथ आपको दिक्कत भी देगा। तो डाइट यहाँ पर ज़रूरी होती है। इसके बाद क्या चीज़ें आ जाती है? उसके बाद आती थी आपकी मेडिसिन्स आयुर्वेद में भी बहुत अलग अलग तरीके की हैं। उसको हम काउंटर करना सीखते हैं। कैसे? कि आपकी शरीर में क्या चीज़ हमें लैक कर रही मिल रही है, उस चीज़ को हमने पहले हिस्ट्री देखी कि क्या हिस्ट्री है, पहले कभी किसी को नहीं था, या जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या कुछ और भी हो सकती है हिस्ट्री, या आप समझ लीजिए कि आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो कि जिसकी वजह से आपने सोरायसिस अपनी बॉडी पे ही लगा लिया हो, ये भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की होती हैं। और कुछ तो हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिनको पहले टीबी के हिस्ट्री रही हो, या कैंसरस हिस्ट्री रही हो, या उनकी कभी कीमो चली हो, या समझ लीजिए कि काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने एंटीबायोटिक की डोजेज ली हो, तो उनको भी सोरायसिस एक लेट स्टेजेस में मिल जाता है, अराउंड ऑफ 30 की एज में। क्योंकि जब शरीर बूढ़ा होना चालू कर देता है तो उनकी इम्यून सिस्टम कोलैप्स होना चालू कर देता है। जब इम्यून सिस्टम कोलैप्स होना चालू कर देता है तो आपको सोरायसिस बना देता है। जब आपको सोरायसिस बना देता है तो किसी पेशेंट को ओल्ड एज में देखी जाती है कि सोरायसिस हो गया, या किसी को देखा जाता है लेट 30s के बाद सोरायसिस हो गया। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके ही अंदर से ही निकल के बाहर आई भी होती है। तो हमने करना क्या है? एक तो टिप मैंने आपको पहले दी अपनी इसी वीडियो में कि अगर रात के टाइम आपको इचिंग हो रही है तो अपने आप को थोड़ा सा वॉश करना है, किसी भी कॉटन से रब करके उसमें से निकाल देना है, क्योंकि उसमें से जो टॉक्सिन्स जो रात को खुजली करने वाले होंगे वो वॉश्ड आउट हो गए। उसके बाद आपने ऑयल अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपको इचिंग में और राहत दे देगा। और इसके बाद दूसरी टिप क्या करनी है?
उसके बाद अपनी डाइट में से नमक को निकाल दीजिए। अगर आप नमक निकाल सकते हैं तो आपका सोराइसिस हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, आपकी इचिंग रुक जाएगी। इचिंग रुकने से आपको और दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी और सोराइसिस के पैचेस और नहीं बढ़ेंगे। और क्या करना है, सिट्रस फ्रूट को थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। ये कुछ 4 चीज़ें हैं, शायद आप हफ्ते में ये चीज़ें करके भी अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल ला सकते हैं, उसको एक जगह पे खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है सोराइसिस के रिगार्डिंग, सोराइसिस के बारे में समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, या उसके बारे को कि ठीक कैसे करना है वो समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए अपनी इमेजेस को अपने फ़ोन से ही अपनी इमेज खींच लीजिएगा, उसको नीचे वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, और अपना नंबर साथ ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप नंबर नहीं छोड़ेंगे तो हम पहचान नहीं पाते, हम आपसे कांटेक्ट ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप किसी और नंबर से भेजते हैं और आपका कॉलिंग नंबर कोई और होता है, तो जिसकी वजह से हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम आपसे बात नहीं कर पाते। तो आपने करना क्या है, नीचे वाले नंबर पर अपनी इमेज भेजिए, उसके साथ अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी भेजिए, जिसकी वजह से हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाएँ। और आपके माइंड में कैसी भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सोराइसिस के बारे में, तो हम मेरी टीम से बात करके उसका एक सॉल्यूशन लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ आई हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा,